हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में और जानेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो आइए जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए जी बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो हमारा पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका एंड रिजल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने ट्रांजैक्शंस जो आपकी डेली बेसिस पे हो रही थी उनको रिकॉर्ड किया, आपने लेजर अकाउंट्स बनाए, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और अल्टीमेटली आप बनाएंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और उसके साथ कुछ नोट्स भी होंगे। तो देखो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो नॉर्मली जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी एक तो बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट आपकी क्या दिखाती है? वो आपकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन को दिखाती है, यानी कि वो दिखाती है कि आपके पास कितना पैसा है, कितने आपके पास एसेट्स हैं एज कंपेयर टू द लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये आपकी परफॉर्मेंस को दिखाती है। ये दिखाती है कि आपने साल में कितना मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाती है कि कैश का फ्लो कैसा रहा पूरे साल के अंदर। जैसे कि मैं कहता हूं कि हमारी कंपनी के पास शुरू में कैश और बैंक बैलेंस था 1 लाख का और साल के एंड में ये बैलेंस हो गया 10 लाख का। तो ये कैश कहां से आया, किन वजह से आया? क्या ये धंधा करने से, ऑपरेशन करने से आया? क्या हमने किसी से लोन लिया था? क्या नए शेयर इशू किए थे? क्या कोई बिल्डिंग बेच डाली थी? तो किस कारण की वजह से ये कैश फ्लो हुआ वो इस स्टेटमेंट के अंदर दिखाया जाता है। और इसके अलावा हमारे नोट्स और अदर स्टेटमेंट्स भी कुछ तैयार किए जाते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री और एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। जैसे कि हमने स्टॉक को वैल्यू किस तरीके से किया है वो डिटेल हम डाल सकते हैं। हम डालते हैं इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस। हमने डेप्रिसिएशन का क्या मेथड फॉलो किया है। तो ये सारी जानकारी जो है हम इन नोट्स के माध्यम से अपने यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन असम्पशंस के बेसिस पे किस तरीके से डिजाइन करी गई हैं। अब आते हैं जी हमारे कंपनीज एक्ट 2013। हमारी जो कंपनीज हैं उनको ये कानून जो है फॉलो करना जरूरी है। अब ये कानून भी कहता है कि हमारी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी और उसकी डेफिनेशन भी देता है। सेक्शन 240 इसके अंदर डिफाइन किया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी, कंपनी के कंटेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीजें आएंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 आपकी आएगी बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसके अंदर दिखाया जाता है कि शुरू में इक्विटी कितनी थी, यानी कि शुरू में शेयर होल्डर फंड कितना था, शुरू में शेयर होल्डर का जो कैपिटल का अमाउंट था, जो उनके रिजर्व सरप्लस थे वो कितने थे और साल के एंड में कितने हो गए। तो इसके चेंजेस को दिखाते हुए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। और इसके अलावा हमारे जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो भी आपके इसके अंदर आ जाते हैं जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन और अजम्पशंस वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे। तो वही सब चीजें आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और साथ ही सेक्शन 129 ये हमें कहता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो साफ सुथरी अच्छी सी बननी चाहिए। कहा दे शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो सच्ची होनी चाहिए ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और द कंपनीज। तो कहा जी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसमें सब सच सच बात लिखनी है। ऐसा ना हो कि कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा है कि कंपनी के पास 1 करोड़ के एसेट है और असल में कंपनी के पास 1 लाख के एसेट भी नहीं है। ऐसा ना हो कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा हो कि कंपनी का 1 करोड़ का मुनाफा है और असल में कंपनी का मुनाफा 10,000 का भी ना हो या फिर कंपनी घाटे में हो। तो ऐसा नहीं करना। ट्रू एंड फेयर व्यू हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। और साथ ही कहा गया कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपको उनसे भी कंप्लाई करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और साथ ही कहा कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है वो बनानी है एज पर दी फॉर्मेट। फॉर्मेट जो हमने दिया है इन द शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के अंदर एक फॉर्मेट हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट का भी और P&L का भी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
शेड्यूल 3 आपसे एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है कि कौन से शेड्यूल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दे रखा है। तो सेक्शन 240 के अंदर डेफिनेशन है, 129 के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू कहा गया और कहा गया शेड्यूल 3 आपको फॉलो करना होगा। तो यहां पे प्यारे दोस्तों हमारे पास है जी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट से बनाई जाती है। तो हमारा जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, याद रखना दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ है और पार्ट 2 आपका जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपके एग्जाम में यह सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन से पार्ट में किसका फॉर्मेट दे रखा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बैलेंस शीट की बात करें तो क्या चीजें उसके अंदर आएंगी। बैलेंस शीट इज बेसिकली योर पोजीशन स्टेटमेंट, कंपनी की हैसियत दिखाती है। कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या उसके पास ऐसी चीजें हैं जिन पे उनका हक है और क्या उसकी बाहर के लोगों के प्रति जिम्मेदारी है, देनदारियां हैं, वो सारी चीजें इस बैलेंस शीट में आती हैं। अब जो फॉर्मेट यहां पे दिया है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। आपने स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे हो सकता है इस फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनाई हो। इधर एसेट्स लिखे हों, इधर लायबिलिटीज लिखी हों। इधर आपके जो एसेट्स हैं, कार, स्कूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, वो सारे एसेट्स लिखे हों और इधर लायबिलिटीज लिखी हों, आपकी कैपिटल, आपके लोन, आपके करंट लायबिलिटी सब कुछ यहां पे लिखा हो। इस तरीके से आपने बैलेंस शीट बनाई हो। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट बनाने का। बट हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो इस फॉर्मेट को नहीं मानता, ये फॉर्मेट को नहीं मानता। वो आपको एक अपना अलग से फॉर्मेट देता है। ये आपका है वर्टिकल फॉर्मेट। इसके अंदर पहले आपकी लायबिलिटीज को दिखाया जाता है। देखो ऐसे बैलेंस शीट बनाएंगे, इसके अंदर आपकी पहले सारी लायबिलिटीज को दिखाया जाएगा और फिर सारे एसेट्स को दिखाया जाएगा। तो अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पे इक्विटी और लायबिलिटीज जो हैं उनको दिखाया गया है और इसी के नीचे आपकी एसेट्स जो हैं उनको भी दिखाया जाएगा। अब देखो इक्विटी और लायबिलिटीज की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इक्विटीज और लायबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो हमारी इक्विटी आएगी, यानी कि शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर का पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है, ओनर्स का पैसा कंपनी में जो लगा हुआ है वो आ गया। शेयर कैपिटल आ गया। रिजर्व्स और सरप्लस जो हमने पीछे मुनाफे कमा रखे हैं उनको अलग से रिजर्व अकाउंट में डाल रखा है, तो वो चीज भी इसके अंदर ही आ गई। वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को ही बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आ गया। शेयर एप्लीकेशन, आपको कुछ पैसा मिल गया बट आपने अभी उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए, उसको भी आप यहीं पे दिखाते हैं। कुछ आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हैं और कुछ आपकी करंट लायबिलिटी हैं, उनको भी आप यहीं पे दिखाएंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी बेसिकली है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने कोई बैंक से लोन लिया लंबे समय के लिए, आपने डिबेंचर इशू किए, उनसे आपको पैसा मिला लंबे समय के लिए, सो दे आर ऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उनको आप यहां पे दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें आप यहां पे देख सकते हैं जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वगैरह, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे याद करना हो तो याद कर लो कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगी। करंट लायबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। आपने अपने क्रेडिटर्स को पैसे चुकाने हैं, आपका कोई और छोटा मोटा छोटे समय का लोन है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, कोई इनकम टैक्स आपको भी पे करना है, उसकी प्रोविजन आपने बना रखी है, तो सारी चीजें वो आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगी। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले शेयर होल्डर आएंगे, फिर आपके लंबे समय के क्रेडिटर्स आएंगे और फिर आपके छोटे समय के क्रेडिटर्स आएंगे। ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसके बाद आती है जी एसेट साइड। तो ये जो बैलेंस शीट बनी, देखो जी ऐसे बैलेंस शीट ना पूरी बनती है। मेरे पास स्लाइड पे जगह कम थी तो मैंने इसको दो में डिवाइड कर लिया। तो पूरी बैलेंस शीट आपकी बनती है। ऊपर आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज आते हैं और नीचे आपके आ जाते हैं जी एसेट्स, और इनकी डिटेल जो है सारी इसके नीचे इंक्लूड कर दी जाती है। तो यहां पे देखो जी एसेट्स के अंदर सबसे पहले आ गए आपके नॉन करंट एसेट्स और फिर आ गए करंट एसेट्स। अब इनका मतलब तो आप मुझे बता ही दोगे, सर आपने लायबिलिटी के केस में बताया था कि नॉन करंट वाली लंबे समय वाली लायबिलिटीज होती हैं, तो नॉन करंट एसेट्स भी लंबे समय वाले एसेट्स होंगे। जी हाँ बिल्कुल होंगे। क्या आप बता सकते हो कि किसी बिजनेस के लिए लंबे समय के एसेट कौन से होंगे? जी हाँ बिल्कुल, आपकी जो बिल्डिंग है वो लंबे समय के लिए है, आपकी जो गाड़ी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सब आपने लंबे समय के लिए परचेज किया है, सो दे आर गोइंग टू बी योर नॉन करंट एसेट्स। तो यहां पे अगर हम देखें तो लिखा गया जी फिक्स्ड एसेट्स आपके इसके अंदर आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स आपके अगेन लंबे समय वाले एसेट्स ही हैं।
इसके अंदर कुछ आपके टेंजिबल एसेट्स होंगे जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर, बिल्डिंग वगैरह, कार वगैरह, वो सब इसके अंदर आएगी। और कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होंगे, जैसे आपको कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, तो वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। आपकी गुडविल है, गुडविल आपने नाम सुना होगा जी, तो ये सारी चीजें आप छू नहीं सकते, आप गुडविल को छू नहीं सकते, तो ये आपकी इनटेंजिबल एसेट्स में अलग से लिखी जाती है। आपकी कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वर्क इन प्रोसेस है, तो वो भी यहाँ पे डाल देंगे। आप कोई इनटेंजिबल एसेट डेवलप कर रहे हैं, आप कोई पेटेंट के लिए रिसर्च वगैरह का काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद आपने कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है जी, आपने कहीं पे लंबे समय के लिए पैसे डाल रखे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है जी, आपने कोई लंबे समय के लिए किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट, अगेन आप इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को, उसे यहाँ पे लिखा गया। लॉन्ग टर्म के लिए आपने किसी को कोई उधार दे रखा है, कोई लोन दे रखा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाली चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी जी, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म वाली यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसका उल्टा, यानी कि शॉर्ट टर्म वाली चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। छोटे समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, आपने किसी कंपनी में पैसा डाला 2-3 महीने के लिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेंट्री, आपका जो स्टॉक पड़ा है दुकान में बेचने के लिए, जो सामान रखा हुआ है, जैसे मैं पेन बेचता हूं तो मेरी दुकान में जो पेन पड़े हैं वो मेरी इन्वेंट्री है, वो करंट एसेट में आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, मैंने कई लोगों को पेन बेचे बट उनसे अभी पैसे नहीं आए, अभी आ जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में। बेसिकली आपके जो डेटर्स हैं वो भी आप यहीं पे शो करोगे। इसके अलावा आपका जो कैश इन हैंड है, मेरी दुकान पे गल्ले में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो वो भी यहीं पे शो होगा। यहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस अगर आपने किसी को दे रखे हैं, जैसे मैंने किसी को एडवांस दे दिया, मैंने कहा मेरा पेन का ऑर्डर नोट करो, मेरे को तुमसे पेन लेने हैं, खरीदने हैं, और उसके बदले ये 20,000 रुपए एडवांस पकड़ो, तो ये जो एडवांस मैंने दिया, अभी मेरे को अगले महीने पेन मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म एडवांस है, उसे भी यहीं पे नोट किया जाएगा। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है कि एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स आते हैं और फिर आपके करंट एसेट्स आते हैं। तो ये क्लैरिटी अब आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि शेड्यूल 3 का पार्ट 1 जो है वो बैलेंस शीट से डील करता है, और उसके अंदर पहले आपकी इक्विटी लायबिलिटीज आती हैं और फिर आपके एसेट्स आते हैं, और फर्दर उनके अंदर क्या ऑर्डर रहता है, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। Now we have this statement of profit or loss, which is again prepared as per the format given in schedule 3, और ये फॉर्मेट जो है आपका पार्ट नंबर 2 में दे रखा है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और एग्जैक्टली यही सवाल आपके पेपर में भी पूछा गया था कि शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में कौन सा फॉर्मेट दे रखा है। तो शेड्यूल 3 तक याद है तो उससे बात नहीं बनती, आपको फर्दर पार्ट भी याद रहना चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, देखो जी, आपको याद होगा कि स्कूल के समय में, अगर आपने स्कूल में कॉमर्स पढ़ा है या फिर कॉलेज में भी अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि आपकी मैडम आपसे या आपके सर आपसे ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओ। कुछ ऐसा अकाउंट आप बनाते थे जिसमें आपकी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, आपकी सेल, आपका क्लोजिंग स्टॉक, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे करके लिखते थे, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आता था और फिर आपके बाकी खर्चे यहाँ पे डालते थे, डेप्रीसिएशन का, इंटरेस्ट का, सारे खर्चे यहाँ पे डाल दिए और फिर आपका नीचे नेट प्रॉफिट निकल कर आता था। इस तरीके से आप बनाते थे। अगेन ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है और हमारे कंपनीज एक्ट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पसंद ही नहीं है। बैलेंस शीट के लिए भी नहीं फॉलो किया और इसके लिए भी नहीं फॉलो किया। उसे कौन सा पसंद है, उसे वर्टिकल फॉर्मेट ही पसंद है, और इस वर्टिकल फॉर्मेट को ही यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर हमने चीजें तो वही डाली जो कि हम इस प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे, बट उनको अलग तरीके से डाला। जैसे यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपने धंधे से क्या रेवेन्यू कमाया। जैसे मैं पेन बेचता हूं तो पेन बेचकर मुझे क्या रेवेन्यू मिला, मैंने 1 करोड़ के पेन बेचे, तो यहां पे मैं लिख दूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 करोड़, मेरी सेल इतनी हुई। इसके अलावा मेरी कुछ अदर इनकम भी हुई, आपको याद है ना, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, किसी कंपनी में पैसा डाल रखा था, तो वहां से मुझे कुछ इनकम आ गई, तो उसे भी यहां पे लिख डालूंगा, और इनका टोटल मेरे पास आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू, कि मेरा रेवेन्यू इतना हुआ, इतना पैसा मुझे मिला साल के अंदर। इसमें से मैं घटाऊंगा अपने खर्चे, जो मेरे खर्चे हुए। अब मैंने पेन की अगर मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो उस पर कुछ खर्चा आया होगा मैन्युफैक्चरिंग में, वो खर्चा डाल दूंगा। अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं, पेन पीछे से खरीद कर आगे बेच देता हूं, तो जो खरीदने का खर्चा आया होगा, परचेसेस का खर्चा आया होगा, उसको यहां पे डाल दूंगा। और साथ ही
यहाँ पे आपने कुछ सैलरी वगैरह पे करी होगी अपने एम्प्लॉइज को, तो वो खर्चा भी यहाँ पे डालूंगा। आपने बैंक से कोई लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट आपने चुकाया होगा, तो वो खर्चा भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर यहाँ पे डालेंगे। आपके पास जो फिक्स्ड एसेट है वो आपका डेप्रीशिएट होगा, और वो डेप्रीसिएशन का खर्चा भी मैं यहीं पर डाल दूंगा। इसके अलावा कोई और खर्चा बचता है, मैंने कोई मार्केटिंग करी थी, कोई कैंपेन चलाई थी, जो भी आपने और खर्चा किया वो आप भी यहीं पर डाल देंगे, और ये आपके आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। सर आपने सारी आइटम बता दी, बीच में ये रह गई, कौन सी रह गई? चेंज इन इन्वेंट्री वाली रह गई। देखो जी, जब आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट तो आप एक तरफ लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, है ना, ऐसे ओपनिंग स्टॉक लिखा, और दूसरी तरफ लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। बट अब यहां पे हम अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को अलग अलग नहीं लिख सकते, तो हमने उन दोनों का डिफरेंस ही नेट कंसीडर यहां पे कर लिया। तो लिख दिया चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो आपका जो स्टॉक है उसमें जो चेंज आया, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस आया, आप उसे ही डायरेक्टली यहां पे इंक्लूड कर लोगे। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट है आपका, वर्टिकल फॉर्मेट है। रेवेन्यू आ गया, खर्चे आ गए, अब देर किस बात की है, रेवेन्यू में से खर्चे घटा डालो, है ना। रेवेन्यू मान लो आपका निकल कर आया था 1 करोड़, क्या क्या लेकर चले बताओ, यहां तो करोड़ों की बात कर सकते हैं ना। 1.1 करोड़ आया, और टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने आए, चलो मान लो टोटल एक्सपेंसेस आपके आए 0.9 करोड़, 90 लाख के आए। तो आपका प्रॉफिट क्या बना, प्रॉफिट बना 0.2 करोड़, आपका 20 लाख का प्रॉफिट यहां पे बन गया। ठीक है जी, तो ऐसे आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। और यहां पे भी देख सकते हैं ये फॉर्मेट हमारा यहां पे कंटिन्यू हो रहा है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट निकल कर आया, और इसमें आपने एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट करी। तो एक्सेप्शनल आइटम्स हमारे पास कुछ हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, और यहाँ पे हमने हमारे जो इंप्लॉइज हैं उनको पीछे से बढ़ाकर सैलरी दी है, तो ये हमारी सैलरी ऑर्डिनरी नेचर की आइटम है, बट इस बार हमने ज्यादा ही पेमेंट करी, तो उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ताकि हमारे यूजर्स को पता चल जाए कि हाँ ये एक्सेप्शनल नेचर की आइटम थी, और इसे अलग से शो कर दिया। बट अगर कोई ऐसी आइटम है जो कि ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारे नॉर्मल बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, और फ्यूचर में ऐसा होने का कोई चांस भी नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कोई नुकसान हो गया बहुत बड़ा, कोई बिजनेस वर्टिकल हमें बंद करना पड़ गया, कोई डिजास्टर आ गया था, कोई आग लग गई थी, तो उसका नुकसान वगैरह आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो फिर आपका फाइनली निकल कर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से आप अपना टैक्स का खर्चा निकालेंगे, और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा। और यहां पे जो आपका प्रॉफिट निकल कर आता है, हम उससे आपकी अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी, क्या बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होती है, इनके फॉर्मूलाज वगैरह रेशो एनालिसिस के अंदर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो टर्म्स इतनी सारी यहाँ पे लिखी हुई है ना, आपको इन पे इतना खास ध्यान देना नहीं है, मैंने एज इट इज फॉर्मेट उठा के यहाँ पे डाल दिया हमारे लॉ से, और कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, उन पे खास ध्यान मत दीजिए। आपको ब्रॉडली जो फॉर्मेट है, आपको जो ब्रॉडली फ्रेमवर्क है, उसको यहाँ पे समझना है, और उम्मीद करता हूं कि अब आप वो फॉर्मेट समझ गए होंगे। और देखो एक और चीज जो कि मैं आपको बताना भूल गया, आपको यहाँ पे 2 एक्स 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 लिखे हुए दिख रहे हैं, तो आपकी एक फिगर होती है करंट ईयर की, ठीक है, इस साल की फिगर होती है, और एक फिगर होती है आपकी प्रीवियस ईयर की। ये बैलेंस शीट में भी आप नोट करें, ऐसे ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम इस साल का प्रॉफिट भी लिखते हैं, इस साल की सेल भी लिखते हैं, और पिछले साल की सेल और पिछले साल के खर्चे और प्रॉफिट भी लिखते हैं। ऐसे बैलेंस शीट में भी इस साल के सारे एसेट और पिछले साल के सारे एसेट, और ऐसे ही लायबिलिटीज के बारे में भी लिखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, पिछली बार का क्यों लिखते हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे एसेट 10 करोड़ के हैं, सुनने में अच्छा लगता है ना सर, बिल्कुल अच्छा लगता है। पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि पिछले साल मेरे एसेट जो थे वो 90 करोड़ के थे, अब कैसा लगता है सर? अब अच्छा नहीं लगता। तो पिछले साल की फिगर अगर आपको पता चल जाए, तो उससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो हमारे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, इसीलिए कहा गया कि आप इस साल की फिगर के साथ साथ पिछले साल की फिगर भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूर डालेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा रहे हो, वो किस ऑर्डर में दिखा रहे हो। देखो ऐसा नहीं कर सकते कि हम हेफाजार्ड मैनर में किसी भी तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज लिख डालें। आपके पास 2 ऑर्डर हो सकते हैं, एक आपके पास है लिक्विडिटी ऑर्डर, और एक आपके पास है परमानेंस ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब है कि आपकी जो आइटम्स ज्यादा लिक्विड हैं आप उनको ऊपर इंक्लूड करें,
लिक्विड का मतलब होता है कि आप उस आइटम को ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं आप उनको ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उनको ऊपर लिखते हो। तो करंट एसेट्स आपके ऊपर आए और फिक्स एसेट्स आपके नीचे आए। और ऐसे ही लायबिलिटी साइड पे भी करंट लायबिलिटीज ऊपर आई और फिर आपकी फिक्स लायबिलिटीज और आपकी कैपिटल यहां पे आई। फिक्स लायबिलिटीज बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर मैं परमानेंट ऑर्डर की बात करूं तो मेरे पास जो परमानेंट रहेंगे एसेट्स, परमानेंट रहेगी कैपिटल, वो मैं ऊपर लिखूंगा। तो मेरे फिक्स एसेट्स मैंने यहां पे ऊपर लिखे और कैपिटल मैंने यहां पे अपनी ऊपर लिखी। तो इस तरीके से यहां पे मैंने अपनी बैलेंस शीट को बनाया। नीचे लिखे करंट एसेट्स और यहां पे नीचे लिखी फिक्स्ड लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। और हमने जो शेड्यूल 3 देखा उसके अंदर हमने देखा जी कि आपका ये परमानेंस ऑर्डर जो है उसे फॉलो किया जाता है। तो ये आपको क्लैरिटी यहां पे होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो पूरी जानकारी ले ली। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस की। तो एनालिसिस का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखी है, आप उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे, आप उसे परखेंगे, आप उसे और ज्यादा गंभीरता से देखेंगे, ताकि आप जो डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले सकें, आप बेहतर तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकें। अब इसके लिए अलग अलग टूल्स हमारे पास हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है, उसे कोई इलेक्ट्रिक रिपेयर करनी है तो उसके पास टूल्स होते हैं। वैसे ही एज एन अकाउंटेंट अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करनी है तो आपके पास भी अलग अलग औजार हैं, टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? सबसे पहले है जी हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, फिर है आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और फिर है आपकी ट्रेंड एनालिसिस। इसके अलावा हमारे पास रेशो एनालिसिस भी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। रेशो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं और इन्हें अलग से सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पे ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं ऊपर वाले तीनों टूल्स की। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जहां पे कंपैरेटिव पिक्चर होने वाली है। इस साल की भी होगी, पिछले साल की भी होगी। तो नॉर्मली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऐसे ही बनाते हैं ना, करंट ईयर की भी फिगर लिखते हैं और प्रीवियस ईयर की भी लिखते हैं। बस उसके साथ 2 कॉलम और ऐड कर दो तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। देखो जैसे यहां पे पर्टिकुलर्स में मैंने लिख दिया सेल्स। फर्स्ट ईयर में सेल्स मान लेते हैं थी हमारी 50 करोड़ की और अगले साल में थी 60 करोड़ की। कितना चेंज आया? एब्सोल्यूट चेंज आया 10 करोड़ का। परसेंटेज टर्म्स में कितना चेंज आया? परसेंटेज हो गया 10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो ये कितना निकल कर आएगा आपका? ये आपका आ गया 20%। तो ऐसे आपने यहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर दी। जैसे सेल का लिखा वैसे ही आप एक्सपेंसेस का, परचेजेस का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का सबकी फिगर्स यहां पे लिख सकते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाएंगी। आपके 2 पीरियड्स की यहां पे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो आप ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बैलेंस शीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के अंदर आपको 2 सालों की फिगर इस्तेमाल आपको मिल जाती है, उनका इस्तेमाल कीजिए और ऐसी स्टेटमेंट आप बना डालिए। कंपैरेटिव फिगर्स आपकी ट्रेंड और डायरेक्शन बताती हैं फाइनेंशियल पोजीशन का और ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का। तो जैसा यहां पे आपने देखा कि 20% इंक्रीज आ गया, तो आपको पता चला भाई अपवर्ड इंक्रीज हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। हमें पता चल रहा है कि सेल्स बढ़ रही है, सेल्स हमारी ऊपर जा रही है। तो कुछ ट्रेंड, कुछ डायरेक्शन आपको पता चल गई। इस एनालिसिस को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन होती है ना, तो यहां पे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक साल यहां पे हमने फर्स्ट ईयर का डाटा रखा और यहां पे हमने रखा डाटा सेकंड ईयर का। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज बट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो देखो यहां पे वी हैव दिस एग्जांपल, और अगर आप इस एग्जांपल को देख लेंगे और समझ रहे हैं तो आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझ लिया। तो यहां पे आपको एसेट्स की जानकारी दे रखी है 2 सालों की, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली ये एक प्रीवियस ईयर दे रखा है और ये आपको करंट ईयर दे रखा है। तो प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी है और करंट ईयर की फिगर दे रखी है। आपको क्या करना होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए? 2 कॉलम ऐड करने हैं। एक ऐड करना है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का और एक ऐड करना है आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का।
तो यहाँ पे एसेट्स और एसेट्स की सारी वैल्यूज लिखी 2 सालों की, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकाला और फिर परसेंटेज चेंज निकाला, बन गई आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इस तरीके से आप यहाँ पे लायबिलिटीज भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे अपनी सेल्स लिख सकते थे, अपना रेवेन्यू लिख सकते थे, अपने एक्सपेंसेस लिख सकते थे, कुछ भी लिख लो, 2 साल की फिगर उठाओ, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल दो, बन गई आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बहुत बहुत आसान है इसे तैयार करना। आइए आगे बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हमारी है उनको कॉमन परसेंटेज स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है जिससे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेटिंग रिजल्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कैसे हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगी वो यहाँ पे देखते हैं। बहुत बहुत आसान है इसे बनाना। जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ जानकारी दे रखी है आपकी इक्विटी और लायबिलिटीज के बारे में, प्रीवियस ईयर की जानकारी भी है और करंट ईयर की जानकारी भी है। तो जानकारी दे रखी है कि टोटल लायबिलिटीज तो हमारी 2345 लाख की हैं, 2345 लाख की हैं, बट इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है कि इक्विटी कैपिटल इतनी है, रिजर्व इतने हैं, फंड इतने हैं, करंट लायबिलिटी इतनी है, आपकी सन्ड्री क्रेडिटर इतने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो कॉमन साइज का क्या मतलब है? कॉमन साइज का मतलब है कि आप यहां पे परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे। ठीक है जी, क्या निकालोगे परसेंटेज टर्म्स में? कि 2345 में 1000 जो हमारी शेयर कैपिटल है वो कितना परसेंटेज है इस 2345 का। तो आपने क्या किया, परसेंटेज टर्म्स में निकाला। कैसे निकाला? 1000 डिवाइडेड बाय 2345 इंटू 100, ये आपका निकल कर आया 42.64%। ऐसे ही कैपिटल रिजर्व 90 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह 90 आ गया, 90 बाय 2345 इंटू 100। ऐसे ही 500 बाय 2345 इंटू 100। ऐसे ही सबका आपने परसेंटेज टर्म्स में निकाल लिया। टोटल आपका कितना हो गया? 100%। तो 2345 आपका 100% है, और इस 100% के अंदर 42% की इक्विटी कैपिटल है, 21% का जनरल रिजर्व है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे पता चल गई। और ऐसे ही अगले साल में भी आपने यही करना है। अगले साल में भी आपकी जो टोटल निकल कर आ रहा है वो है 2755 का। ठीक है जी, 2755 का। अब इसमें भी आप निकालिए हर आइटम कितना कितना परसेंटेज है। जैसे शेयर कैपिटल है तो 1200 डिवाइडेड बाय 2755 इंटू 100, तो ये 43.56% आया। ऐसे ही सभी आइटम्स का आप परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेंगे, और ये परसेंटेज का टोटल क्या बन गया? 100 ही बन गया। तो क्या आपने एक बात नोटिस करी? मैंने तो कर ली। ये बात जो है वो ये है कि आपका दोनों का टोटल 100% आ गया, परसेंटेज टर्म्स में 100% टोटल आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का साइज मैंने कॉमन कर दिया। बिल्कुल बोल सकते हो। तो अब मैंने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का साइज बराबर कर दिया, 100% कर दिया। और अब मैं देख रहा हूं ये 100% कैसे बटा हुआ है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी, ऐसा मैं यहां पे एनालाइज कर रहा हूं। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरी शेयर कैपिटल बड़ी तो वैसे 200 लाख से, बट परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूं तो टोटल लायबिलिटीज का एज अ परसेंटेज शेयर कैपिटल में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया, 1% का ही बदलाव आया। ऐसे तो 20% बढ़ गई ना, ऐसे तो 20% बढ़ गई, बट ऐसे अगर आप देखो तो ऐसे आपको पता चलेगा कि भैया अगर आप कॉमन साइज के बेसिस पे बात करो तो 1% के अराउंड ही इंक्रीज आया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस का। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर हर आइटम को क्या एक्सप्रेस करते हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट। तो जैसे हमने लायबिलिटीज का यहां पे कंसीडर किया, आप एसेट्स का भी कंसीडर कर सकते थे। तो आप एसेट्स के जो भी आपके कंपोनेंट हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, सबके कंपोनेंट को अलग अलग लिखते, टोटल आपके एसेट्स आ जाते। टोटल एसेट्स को 100% बना देते, और जो हमारी कॉम्पोजिशन है उसको हम परसेंटेज टर्म्स में निकालते कि कैश कितना परसेंटेज है इस 100% में, फर्नीचर कितना परसेंट है, आपकी बिल्डिंग कितनी परसेंट है। तो ऐसे आप एसेट्स के केस में भी निकाल सकते थे। सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट तो समझ में आ गया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी ऐसा कुछ कर सकते थे? हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते थे और करते भी हैं। कैसे करते हैं? हम यहाँ पे सेल्स को कंसीडर कर लेते हैं, हर आइटम को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिखा देते हैं कि हमारे पास स्टॉक एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, हमारे पास परचेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितनी है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है। तो ऐसे आप कॉमन साइज यहां पे इनकम स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप हर आइटम को एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हो,
और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप सारी आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है दिखा देते हो। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हो। कॉमन साइज एनालिसिस बहुत काम की है अगर आपको ऐसी एंटरप्राइजेस को कंपेयर करना हो जिनका साइज बहुत डिफरेंट है। तो हमारे पास एक एंटरप्राइज है, उसके टोटल एसेट्स हैं 1 करोड़ के, और दूसरी है उसके टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़ के। अब इनको कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे हम 1 करोड़ को भी 100% बना देते हैं और 100 करोड़ को भी 100% बना देते हैं, और इनकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं, हम साइज कॉमन कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पे अगर एंटरप्राइजेस का साइज बहुत ज्यादा डिफर करता है तो फिर भी हम यहां पे कंपैरिजन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का। Now let's talk about trend analysis. So trend analysis is basically concerned with determining upward or downward trend in different items of the financial statements. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी आपको याद होगा हमने कहा था ट्रेंड पता लगता है, बट ये जो ट्रेंड एनालिसिस है इसका मुख्य काम ही ट्रेंड पता करना है। और यहां पे हम केवल 2 साल के डाटा से ट्रेंड नहीं निकालेंगे, हम पिछले कुछ सालों का डाटा लेंगे। जैसे आप पिछले 4, 5, 7, 8 साल का डाटा ले सकते हैं। तो हम एक आइटम का बिहेवियर देखते हैं पिछले 4-5 साल में कैसा रहा था। तो ट्रेंड एनालिसिस में हम ऐसा करेंगे, एक साल को बेस ईयर बना लिया जाएगा और बाकी सालों को उससे कंपेयर किया जाएगा। जैसे यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेल थी वो थी 50 लाख की, अगले साल में 60 लाख की, उससे अगले साल में लेट्स अज्यूम हमारे पास जो सेल होगी वो 75 लाख की हो गई, और उससे अगले साल में लेट्स अज्यूम हमारे पास सेल 100 लाख की हो गई। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा जो पहला साल है उसे बेस ईयर बना लिया जाएगा, उसे यहां पे 100 लिख दिया जाएगा। ठीक है, और उससे अगले जो साल है उसके अंदर हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला यहां पे दिया गया। ट्रेंड परसेंटेज क्या निकल कर आएगी, कहा प्रेजेंट ईयर वैल्यू, प्रेजेंट ईयर वैल्यू 60 है, पिछले साल की बेस ईयर वैल्यू 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 60/50 इंटू 100 आप करेंगे तो ये आपका आ गया 120। उससे अगले साल का कैसे करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 60, 60 करेंगे क्या, नहीं 60 नहीं करेंगे, हम करेंगे 50। देखो यहां पे लिखा है बेस ईयर वैल्यू, तो बेस ईयर आपका सेम ही रहेगा। बेस ईयर की वैल्यू 50 है तो हर केस में 50 ही रहेगी, 75/50 इंटू 100, तो ये आपका 150 निकल कर आएगा। ऐसे ही अगले में आपका 200 निकल कर आएगा। तो बेसिकली ऐसे आप अपनी ट्रेंड परसेंटेजेस निकालते हैं। तो 100, 120, 150, 200 ऐसे आपका ट्रेंड यहां पे निकल कर आ गया। कहा गया कि जनरली पहले साल को बेस ईयर मान लेते हैं, जैसा यहां पे हमने माना था, और इसका जो फिगर है उसको हम 100 मानते हैं और बाकी सालों की ट्रेंड परसेंटेज कंप्यूट करते हैं, जैसा कि हमने यहां पे निकाली। अगर अगले साल की फिगर 100 से ज्यादा आती है, ट्रेंड परसेंटेज 100 से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड डायरेक्शन है। अगर 100 से कम आती, जैसे ये 120 की जगह 80 निकल कर आता, तो यहां पे डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाता। तो दिस वुड हैव इंडिकेटेड कि हमारी जो फिगर है वो डिक्लाइन करी है। सो दिस इज अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। चलिए यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, उसे भी देख लेते हैं। तो यहां पे हमने ट्रेंड परसेंटेजेस निकाली हुई हैं। तो ट्रेंड परसेंटेज किसकी निकाली है, हमने 3 आइटम की निकाली है, सेल्स की, स्टॉक की और हमारे प्रॉफिट की। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले लिया हमारा बेस ईयर का फिगर। तो यहाँ पे हमने 2001 को बेस ईयर मान लिया और उनकी फिगर्स यहाँ पे लिख दी, हमने उनकी फिगर्स यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे बाकी सालों का यहाँ पे हमने क्या निकाला, ट्रेंड परसेंटेज निकाला। तो पहले साल का तो 100 ही आ गया, बेस ईयर इज ऑलवेज 100। और बाकी सालों का कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमें सेल्स का निकाल लें सेकंड ईयर का, तो 2340 डिवाइडेड बाय 1881 इनटू 100। सेकंड ईयर का निकालना होता तो कैसे निकालते, 2655 डिवाइडेड बाय, कैसे डिवाइड करेंगे, 1881 से। बेस ईयर से हमेशा डिवाइड करना है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ऐसे डिवाइड करके आपने सारी ट्रेंड परसेंटेज निकाल ली, और ऐसे ही स्टॉक के केस में भी निकाल ली, ऐसे ही प्रॉफिट के केस में भी निकाल ली। और आपने देखा कि सब जगह आपका बढ़ रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग अ अपवर्ड ट्रेंड। सब जगह 100 से ऊपर फिगर निकल कर आ रही है, सो दिस मींस एन अपवर्ड ट्रेंड। अगर 100 से नीचे फिगर आती देन इट वुड हैव बीन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अब आप मेरे से पूछते हैं कि सर ट्रेंड एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या थी। देखो यहां पे आपने देख लिया 1881 है, 2340 है, 2655 है, 3021 है, तो इससे बात नहीं बनती क्या, देखो इससे भी बात तो बन जाती है,
बट देखने में क्या अच्छा लगता है, क्या आसान लगता है, समझने में क्या आसान लगता है? आपको ये वाली फिगर दी जाए, देखो आपको ये सेल्स वाली फिगर दी जाए तो आसान लगता है, या फिर आपको दूसरी तरफ ये ट्रेंड वाली फिगर दी जाए तो देखना आसान लगता है? अगर आप ट्रेंड वाली फिगर देखो 100, 120, 140, 160, 200, तो कितना आसान लग रहा है ना चीजों को समझना। तो इसीलिए ट्रेंड निकाल लेते हैं, चीजों को समझना आसान हो जाता है। ये देखो 1881, 2340, 2655, क्या गंदे गंदे नंबर हैं, क्या कॉम्प्लिकेटेड नंबर हैं, समझना कितना मुश्किल है। ट्रेंड के बारे में तो समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हम फटाफट से आसानी से ट्रेंड पहचान सकते हैं, और इसीलिए ट्रेंड परसेंटेज यहां पे निकाली जाती हैं, और इन ट्रेंड परसेंटेज का आप ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। अब बारी है बुराइयों की। हमें अच्छा लगता है ना बुराइयां करना, किसी की भी बुराई करने में कितना मजा आता है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुराइयां करते हैं, आ जाओ मिलके बुराइयां करेंगे। सबसे पहली बुराई, फाइनेंशियल एनालिसिस डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं, सेल हमारी 50 लाख से बढ़ के 60 लाख हो गई, फिर 65 लाख हो गई, फिर 1 करोड़ हो गई, 100 लाख हो गई। अब यहां पे हमारी जो सेल है उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस, दोनों चीजें इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर रही हैं। तो मैं क्वांटिटी टर्म्स में आपसे बात कहता हूं कि मैंने यहां 1000 यूनिट बेचे थे, यहां 900 बेचे थे, यहां 800 बेचे थे, और यहां 700 बेचे। बट यहां तो हमें सेल की फिगर बढ़ती हुई दिख रही है। क्यों बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि मैंने दाम ज्यादा ज्यादा पे बेचे, चीजों के दाम बहुत बढ़ गए, और इसीलिए ये फिगर बढ़ती हुई दिखी। तो प्राइस लेवल चेंजेस को ये कंसीडर नहीं करता, ये तो हमें दिखाएगा सेल बढ़ रही है, बट वास्तव में आपकी सेल यहां पे घट रही है। ये तो चीजें महंगी हो गई, इस वजह से आपको सेल बढ़ती हुई यहां पे दिख रही है। तो प्राइस लेवल चेंजेस को ये डिपेक्ट नहीं करता। फाइनेंशियल एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकती है अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर का नहीं पता। मैं आपसे कहता हूं कि हमारी सेल जो है इस तरीके से बढ़ी है, पर मैं फिर आपसे कहता हूं कि पहले साल तो मैंने इस सेल में से डिस्काउंट घटा रखा है, अगले साल में नहीं घटा रखा। तो अब यहां पे सेल बढ़ती हुई तो दिख रही है, बट पहले साल की फिगर जो है वो अलग तरीके से निकाली गई है, अलग प्रोसीजर से निकाली गई है, अगले साल की फिगर अलग प्रोसीजर से निकाल रखी है। तो ऐसे कंपैरिजन आप करेंगे तो मिसलीडिंग हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस केवल कुछ इंटरिम रिपोर्ट्स की एक छोटी सी स्टडी है। कहा गया कुछ रिपोर्ट्स है, आपने उनकी स्टडी कर दी, एनालिसिस कर दी, ये कुछ फाइनल थोड़ी है। आपको डिसीजन तो खुद ही लेना है ना, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। यहां से तो बस आपको कुछ परसेंटेज निकल कर दिखेंगी, अब उस परसेंटेज का करना क्या है ये तो खुद इंसान को ही डिसाइड करना होगा। मॉनिटरी इंफॉर्मेशन को केवल कंसीडर करते हैं, तो ये तो अकाउंटिंग की ही हमारी एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करती, तो फाइनेंशियल एनालिसिस भी उसको कंसीडर नहीं करेगी। फाइनेंशियल एनालिसिस जो हम करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करते हैं, और आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो आपने यहां पे पिछले 5 सालों की जो फिगर्स हैं उनके बेसिस पे ट्रेंड निकाला, और आपने कहा कि फ्यूचर में भी अपवर्ड ट्रेंड ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी अपवर्ड ट्रेंड था, आगे भी अपवर्ड होगा। हो सकता है कि आगे आपका बिजनेस बंद हो जाने वाला हो, क्योंकि कानून में चेंज आ गया, बिजनेस की वायबिलिटी खत्म हो गई, कंपटीशन इतना आ गया मार्केट में। तो ये तो हमने माना कि जैसे पीछे था वैसे आगे भी चलेगा, बट करंट पोजीशन कुछ और हो सकती है जो कि इस एनालिसिस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये कमियां हैं हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस की। So guys, here's a practice question for you. Dash analysis is of immense use for comparing enterprises which differ substantially in size. तो हालांकि सारे टूल्स जो हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं हमारी एंटरप्राइजेस को कंपेयर करने में, बट यहां पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं है। तो हमने देखा था कि अगर आपकी एंटरप्राइजेस का साइज डिफर कर रहा है तो उस केस में आप कॉमन साइज एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे डिफर कर भी रहा है साइज तो भी हम उसे कॉमन बना देंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। यहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जाना कि शेड्यूल 3 जो है उसमें क्या फॉर्मेट हमें दे रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, और इसके अलावा हमने एसेट्स और लायबिलिटीज की भी डिटेल में चर्चा करी, और जाते जाते हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 5 टूल्स के बारे में जाना, और जिसमें से 3 टूल्स हमारे जो हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, इनके बारे में डिटेल में हमने चर्चा आपके साथ कर ली।
और साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुराइयां भी हमने कर डाली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।